राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का बाल विकास। कौन सा टॉपिक है? बाल विकास। बाल विकास बाल विकास है वो गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो वो बाल विकास कहलाता है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। कौन सी? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। किशोरा अवस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन रहना मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो वो क्या कहलाता है? बाल विकास अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो वो जाता हो बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विकास। ठीक है, बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। कौन से? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय है वो जॉन लॉक व होब्स को जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन लॉक। अध्ययन करने का श्रेय जॉन लॉक व होब्स को जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बाल विकास है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन के मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो बाल विकास कहलाता है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम बाल विकास को सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय है वो जॉन लॉक व होब्स को जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन लॉक व होब्स को जाता है। नोट मतलब कुछ नोट करना है। जैसे जॉन लॉक ने बाल विकास के तहत टेबुलर राशा का संपर्क दिया था। तो बाल विकास के तहत जॉन लॉक ने किसका? टेबुलर राशा का संपर्क दिया। किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया। टेबुलर रेशा का अर्थ होता है कोरी कागज, कोरी स्लेट या मोम के समान। ठीक है, टेबुलर रेशा यानी कोरा कागज। कोरी स्लेट
मोम के समान, मोम के समान, ठीक है। जोन लोक ने बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है। जोन लोक ने कहा है कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की भांति होता है, जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। किसने कहा है? ये जॉन लॉक ने कहा है। बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है। मैं जिस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं जिस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। किसने कहा है? ये जॉन लॉक ने। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसको? बाल विकास को। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बर्कमोद्य को परिभाषित करने का श्रेय तो बर्कमोद्य किसको जाता है? बर्कमोद्य को। ब्रक के अनुसार, ब्रक ने क्या कहा है? ब्रक के अनुसार बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जा सकता है। बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जा सकता है। नोट, बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। किस पर? बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों का प्रभाव पड़ता है। अतः वंशक्रम व वातावरण को बाल विकास का आधार माना जाता है। किसको? वंशक्रम व वातावरण दोनों को बाल विकास का आधार माना जाता है। बाल विकास का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? बाल विकास का आधार माना जाता है। ठीक है। बाल विकास के आधार, बाल विकास के आधार, बाल विकास के आधार तो वंशक्रम और वातावरण, वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। क्या? पैतृक गुणों का, पैतृक गुणों का पीढ़ी दर
संतानों में पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशक्रम। ठीक है। यह इसकी दूसरी जो परिभाषा है, पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिसमें संतान उत्पत्ति का निर्धारण होता है। पूर्वजों प्राप्त वह लक्षण जिससे संतान उत्पत्ति का निर्धारण होता है। वंशक्रम पैतृक गुणों से पीढ़ी दर पीढ़ी में संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशक्रम। या फिर पूर्वजों के द्वारा वंशक्रम पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतानों की उत्पत्ति का निर्धारण होता है। वंशक्रम की प्रक्रिया वंशक्रम की प्रक्रिया माता पिता दोनों में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र 46। ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु तेईस लिंग निर्धारण वंशक्रम की प्रक्रिया माता में गुणसूत्र 46 पिता में भी गुणसूत्र 46 होते हैं। अंडाणु इसके अंदर शुक्राणु 23 यानी 22 + 1 इसमें भी 23। ठीक है। जो मानव शरीर कोषों यानी सेल कोशिकाओं का योग होता है। ठीक है। शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है ना उसे संयुक्त कोष यानी जायकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको जायकोट बोलते हैं। संयुक्त कोष है ना वो दो उत्पादक कोषों यानी जैम सेल का योग होता है।
जिनमें से एक कोष होता है वो पिता का होता है जिसे पैतृकोष कहते हैं, और दूसरा होता है वो माता का होता है जिसे मातृकोष कहते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोष में 23-23 गुणसूत्र होते हैं। कितने कितने होते हैं? 23-23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने? 23 गुणसूत्रों के। संयुक्त कोष जो जायफुट होता है उसमें मातृकोष और पैतृकोष दोनों के 23 गुणसूत्र। फिर क्या होता है? एक बालक के लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार व स्त्री जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में समान रहता है। कितने? 22 जोड़ों का आकार है वो तो बिल्कुल समान रहता है। जो 23वां जोड़ा होता है समान रहता है, और जिसे क्या बोलते हैं? आत्म गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 22 जोड़ों का आकार जो समान रहता है उनको आत्म गुणसूत्र गुणसूत्र बोलते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यह स्त्रियों में तो समान XX होता है, स्त्रियों में तो समान होता है, XX होता है। ठीक है, समान होता है। लेकिन पुरुषों में XY होता है, XY होता है। ठीक है, स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY दोनों गुणसूत्र होते हैं। लिंग का निर्धारण है। जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? लड़की का जन्म होता है। किसका? लड़की का। जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। माता का XX और पिता का XY। जब X मिलते हैं तो लड़की का, और XY तो लड़के का जन्म होता है। जो पुरुष की जो 23वें जोड़ी होते हैं इसमें XY गुणसूत्र होता है, और महिला की 23वें में XX गुणसूत्र होता है। जीन द्वारा अनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। ठीक है, कुछ प्रमुख गुणसूत्रीय अधिकार भी है। जैसे सामान्य बच्चा जन्म लेता है तो अगर गुणसूत्रों की संख्या 45-46 हो तो सामान्य बच्चे का जन्म होगा। अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है। ठीक है, अगर 47 हो यानी 47 गुणसूत्र हो तो डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलिज्म बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 25 या 50 के बीच में होती है। ठीक है, तो प्रमुख गुणसूत्रीय अधिकार आ सकते हैं जैसे पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइन गुणसूत्रीय अधिकार, गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फेल्टर सिंड्रोम यह जो विकार है यह पुरुषों के X गुणसूत्र से संबंधित विकार है। किसके? पुरुषों के।
x गुणसूत्र सूत्र से संबंधित विकार है। इसमें x गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, संबंधित विकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है, x गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, x गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, यानी 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं, जिसके कारण पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। 47 जाते के कारण पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 46 से गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, जिसके कारण पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। यह महिलाओं के एक्स गुणसूत्र संबंधी विकार है। किनमें? महिलाओं के एक्स गुणसूत्र संबंधी विकार। जिसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम, अर्थात 46 के स्थान पर 45 क्या हो जाती है? 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। ठीक है, फोर्टी फोर प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई, और इसके अंदर 44 प्लस एक्स हो जाती है। इसके कारण महिलाओं में क्या है? महिलाओं में पुरुषों के गुण दिखाई देते हैं। महिलाओं में पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। माता के 21वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। कौन से? 21वें। ठीक है, इसमें 21वां गुणसूत्रीय जोड़ा अपने साथी गुणसूत्र से अलग नहीं हो पाता। 21वां जो गुणसूत्रीय जोड़ा होता है अपने साथी गुणसूत्र से अलग नहीं हो पाता। इस कारण बालक बालिकाओं में मानसिक पिछड़ेपन के लक्षण प्रकट होते हैं।
बालक में मानसिक पिछड़ेपन के लक्षण प्रकट होते हैं। बालक बालिकाओं के होठ, बालक बालिकाओं के होठ, गाल, गोल होते हैं। आंखें, होठ, गाल गोल होते हैं। ठीक है। गर्दन के पीछे वाली जो चमड़ी होती है सामान्यतः मोटी होती है। हाँ, होठ, गाल, आंखें गोल व गर्दन के पीछे वाली चमड़ी सामान्यतः मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। मोटी होती है। इस सिंड्रोम की जो खोज है ना वो जॉन लेगडन ने की थी। किसने की थी? खोज किसने की थी? डाउन सिंड्रोम की खोज है वो जॉन लैगडन ने की। ठीक है। किसने की? जॉन लैगडन ने। खोज किसने की? तो जॉन लैगडन ने की डाउन सिंड्रोम की खोज। ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, यह 18वें गुणसूत्र संबंधी विकार है। कौन से? 18वें गुणसूत्र संबंधी विकार है। जिसमें 18वें गुणसूत्र पर एक परत अधिक होती है। क्या होती है? 18वें गुणसूत्र पर गुणसूत्र 18वें गुणसूत्र पर एक परत अधिक होती है। जिसके कारण इसे ट्राइसोमी 18वां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसके कारण इसे ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं। इसके कारण बालक बालिकाओं में शारीरिक विकलांगता के लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? इसके कारण शारीरिक विकलांगता के लक्षण प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। उसके बाद है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा? पटाउ सिंड्रोम। यह 5वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। कौन से? 5वें। विकार है जिसे क्राई टू कैट भी कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम को क्या कहते हैं? क्राई टू कैट।
क्राई टू कैट भी कहते हैं, ठीक है। क्राई टू कैट सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे क्राई टू कैट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके कारण बच्चे बिल्ली की आवाज में तेज तेज रोते हैं। इसके कारण बच्चे बिल्ली की आवाज में तेज तेज रोते हैं, ठीक है। 5P डिलीशन सिंड्रोम, कौन सा? 5P डिलीशन सिंड्रोम। यह पांचवें गुणसूत्र संबंधी विकार है। कौन से? पांचवें। पटाऊ भी पांचवें गुणसूत्र से संबंधित था, ये भी पांचवें गुणसूत्र से संबंधित है। संबंधित विकार, ठीक है। सॉरी, ये जो पटाऊ सिंड्रोम था, ये मैंने 5P डिलीशन सिंड्रोम करवाया है। सिंड्रोम, ठीक है। जो पांचवें गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसे क्राई टू कैट भी कहते हैं। इसके कारण बच्चे बिल्ली की आवाज में तेज तेज रोते हैं। जो आगे वाला है वह पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। तेरहवें गुणसूत्र से संबंधित विकार है ये। कौन से? तेरहवें गुणसूत्र से संबंधित विकार, से 13वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। 13वें, जिसमें 13वें पर एक परत अधिक होती है। जो 13वां गुणसूत्र होता है, इस पर एक परत क्या होती है? एक परत अधिक होती है। 13वें गुणसूत्र पर एक परत क्या होती है? अधिक होती है, जिसे ट्राइसोमी 13 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम को? ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं, ठीक है। इसके कारण बालक बालिकाओं के ऊपर का जो होठ होता है ना, वो कटा हुआ होता है। क्या होता है? इसके कारण है बालक बालिकाओं का ऊपर का जो होठ होता है वो कटा होता है। ऊपर का होठ कटा हुआ होता है। पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद है टिमोटी सिंड्रोम। कौन सा? टिमोटी। यह भी एक स्व प्राणिक विकार है। विकार है जिसके कारण पूरे शरीर में तेज दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है? जिसके कारण पूरे शरीर में तेज
पूरे शरीर में। तेज दर्द का अनुभव होता है। अनुभव होता है। कॉर्पल सिंड्रोम। सिंड्रोम यह भी एक स्व प्राणित विकार है। स्वप्राणित विकार है जिसके कारण हथेली व कलाई में तेज दर्द का अनुभव होता है। जिसके कारण हथेली व कलाई में तेज दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, ये आपको करवाए हैं गुणसूत्रीय विकार। इससे आगे है वंश क्रम की परिभाषाएं जो आपको अगली वीडियो में करवाएंगे।